हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है मैटर इज इन अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख चुके हैं। अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर से फोर्थ चैप्टर तक फिर से हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में फर्स्ट चैप्टर पे बात कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Okay, क्या कहा गया है यहाँ पर कि गर्म खाने की जो खुशबू होती है या महक होती है वो दूर तक हम तक पहुंच जाती है। हम कहीं दूर खड़े हैं, खाना कहीं पर रखा हुआ है, उससे दूर हम हैं तो हमारे तक वो महक पहुंच जाती है ना। कभी आपने देखा होगा घर में किचन में खाना बन रहा होता है और हम बाहर होते हैं तो हमें वहां तक महक आ जाती है, स्मेल आ जाती है कि क्या बन रहा है या खाना बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर घर में ही वही खाना अगर ठंडा हो गया है तो ठंडे होने के बाद हमें नहीं पता है कि किचन में कौन सा फूड आइटम रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको रीजन देना है। तो सिंपल सा रीजन है आपका यहाँ पर, जब आप गर्म खाने की बात कर रहे हो तो उससे जो वेपर्स बन रही है, गैस निकल रही है, वो गर्म है, ठीक है। और गर्म जो गैस है उसका विसरण तेजी से होता है, हवा के द्वारा विसरण होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी उनमें ज्यादा होगी तो वो दूर तक आपके पहुंचेंगे। लेकिन जब ठंडे खाने की बात आप कर रहे हो उससे गैस नहीं निकल रही है सच, या उसकी महक जो है वो ठंडी नहीं है वहां पर गैस, तो इस वजह से वो दूर तक भी विसरित नहीं हो रही है, ठीक है ना। सो the smell of hot sizzling food reaches several meters away. Several meters away, as the particles of hot food have more kinetic energy. जो खाना होता है उसके कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food, ठीक है ना। इसीलिए जो डिफ्यूजन की दर होती है वो अधिक होती है गर्म खाने के से निकलने वाली गैसों में एज कंपेयर टू दी कोल्ड फूड। ओके, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा में भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ओके, What are the characteristics of the particles of matter? जो पदार्थ के कण हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या आपकी विशेषताएं हैं, बताओ। तो तीन चार आपने मुख्य विशेषताएं उनकी देखी थी। एक तो वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। दूसरा, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं या कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, लगातार आपका गति करते हैं। दूसरा, एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, गति करेंगे तो टकराएंगे भी एक दूसरे से। और उनके बीच में कुछ स्थान पाया जाता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। सो the characteristics of the particles of matter are, particles have intermolecular space, जिसको अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है, वो कणों के मध्य होता है। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वहां पर आकर्षण का बल भी होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, जो कण है वो लगातार गति में होते हैं। तो कण बहुत छोटे हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। ये चार आपको यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। Next question is, the mass per unit volume of a substance is called density. Density is equal to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. हम लोग जानते हैं कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन,
ठीक है, या एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान है वही उसकी क्या है, घनत्व, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। एकांक आयतन का जो भी द्रव्यमान वहां पर है उसी को उसका घनत्व कहा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, उन वस्तुओं को, चीजों को या पदार्थों को उनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, जिसमें क्या क्या है, एयर है आपका, वायु, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, हनी है यानी शहद, वाटर हो गया यानी कि जल, चौक आपका हो गया, और कॉटन एंड आयन। तो ये सारी चीजों को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लगाना है, ठीक है ना। तो जो जिसका आयतन अधिक है और द्रव्यमान उसमें कम है तो ऑब्वियस सी बात उसकी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और वहीं पर कोई बहुत कम जगह घेर रहा है, आयतन उसका कम है लेकिन उसमें द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पर अधिक हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ओके। चलिए, तो एयर की डेंसिटी आपका सबसे कम होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले वो आएगा जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन आएगा आपका कॉटन, देन वाटर, देन हनी, चॉक एंड आयन। इस तरह से आप इनको लगाएंगे, ओके। किसी तत्व के प्रति आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ठीक है। Tabulate the differences in the characteristics of state of matter. पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, उनको सारणीबद्ध करना है, यानी उनकी जो विशेषताएं हैं और जो अंतर उनमें है वो आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं पर हमने चूंकि चैप्टर में बात की है, तीनों अवस्थाओं को हमने इस तरह से 3 कॉलम में लिख दिया, एक तरफ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक शेप की बात करें सबसे पहले, तो सॉलिड का शेप फिक्स है, सॉलिड के अलावा किसी का भी शेप फिक्स नहीं है, ना ही लिक्विड का ना ही गैस का। जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं, जिस भी वेसल में डाल रहे हैं, उसी का शेप ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है, गैस का आपका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। रिजिडिटी या फ्लूडिटी की बात करेंगे, सॉलिड रिजिड है, फ्लूडिटी में नहीं है। लिक्विड आपके रिजिड नहीं है लेकिन फ्लो कर सकते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। आपके गैसेस जो हैं ये फ्लो करती हैं, सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे, सॉलिड में मैक्सिमम है, उससे कम आपका लिक्विड में है, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो कि सॉलिड्स में बहुत कम होता है, पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा अधिक होता है स्पेस, और गैसेस में बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं, इस वजह से इनमें स्पेस अधिक होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो नेग्लिजिबल टू कंप्रेस होते हैं सॉलिड्स, एंड लिक्विड्स आर क्वाइट कंप्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ओके। तो ये अंतर है कुछ, इनको नोट करेंगे जल्दी से। ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। आकार, निश्चित आकार है ठोस का, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं है, जिस भी बर्तन में डाले जाएंगे उसी का ले लेंगे, गैसों का भी कोई निश्चित आकार नहीं है। आयतन की बात करें तो ठोसों और द्रव का आयतन आपको निश्चित दिख रहा है, लेकिन गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, जिस भी बर्तन में डालोगे उसका पूरा आयतन ही ग्रहण कर लेंगे। दृढ़ता और तरलता की बात करें, ठोस दृढ़ होते हैं, बहते नहीं है, लेकिन द्रव जो है वो दृढ़ नहीं है, बहते हैं, बहने का गुण होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। गैसें जो है वो भी बह सकती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं। कणों के बीच का आकर्षण बल अधिकतम है ठोसों के बीच, ठोस से कम द्रव में होता है, और गैसों में ठोस और द्रव के आपका अगर बात करें तो उन दोनों से ही कम होता है, ठीक है ना। कणों की स्थिति कैसी होती है, तो ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, आपने बोला स्पेस जो है वो बहुत कम है उनके बीच। वहीं पर द्रवों में कणों के बीच की ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, वहीं पर गैसों में ये रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। संपीडिता की बात करें तो ठोसों की संपीडिता नगण्य है, द्रवों की द्रव जो है क्वाइट कंप्रेसिबल होते हैं यानी संपीडनीय है, और सबसे अधिक संपीडिता किसकी है, गैसों की है। विसरण, ठोसों का विसरण नहीं होता है, और ठोसों का ठोसों में विसरण नहीं होता है, लेकिन अन्य अगर आप उसमें देखें तो उनमें इनका विसरण होता है। गैसों, द्रव की बात करें, द्रवों में ठोस तथा गैसों का दोनों का विसरण होता है, और गैस की बात करें, गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता से होता है, ठीक है।
Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, कुछ टर्म बताई गई हैं, उन पर आपको टिप्पणी करनी है. जैसे रिजिडिटी की बात करें, दृढ़ता. रिजिडिटी यानी दृढ़ता. रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड कोई चीज तब है जब आप उसको क्या नहीं कर पा रहे, उसको अगर प्रेशराइज कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एज इट इज है, कुछ भी अपना आकार नहीं बदल रहा, तो आप क्या कह रहे हैं? ये बहुत रिजिड है. और रिजिडिटी क्या है? उसी पदार्थ की या वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपना आकार नहीं बदल रहा है. ठीक है. और कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब किसी चीज को आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो दब रहा है, दबने के बाद आकार में परिवर्तन ला रहा है, तो वो कंप्रेसिबल है, यानी संपीडनीय है, संपीडिता का गुण उसमें है. फ्लूइडिटी बहने का गुण है. अगर कण फ्री टू फ्लो है तो वो आपका फ्लो करते हैं. ठीक है ना. अगर वो फ्री हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण बल वहां पर नहीं है, तो वो इधर उधर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. फिलिंग अ गैस कंटेनर, एक बर्तन को गैस से भरना. तो आप किसी गैस को अगर किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वो जनरली क्या करती है? गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और वो उस बर्तन के पूरे आयतन को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो उस कंटेनर को फुल कर लेंगे, यानी भर देंगे पूर्ण रूप से. शेप की बात करेंगे तो शेप सभी जो ठोस पदार्थ है उनका निश्चित होता है, लेकिन अगर द्रवों की बात करें उनका निश्चित नहीं है, गैसों का भी निश्चित नहीं है. काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स में है जिसके कारण उनका मोशन दिख रहा है, जैसे कि ठोसों का नहीं दिख रहा है, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है. ठीक है ना, बहुत ही कम है. और द्रवों की बात करें उनमें काइनेटिक एनर्जी है उनके कणों में, और गैसों के कणों में बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है. डेंसिटी घनत्व की बात करें तो ठोसों का घनत्व सबसे अधिक है, द्रवों का उनसे कम है, और गैसों का और सबसे कम है. तो इस तरीके से आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है. Rigidity, the tendency of a substance to retain, maintain their shape when subjected to outside force. ठीक है ना. दृढ़ता क्या है? किसी भी पदार्थ की वह टेंडेंसी है या वो क्षमता है जिसके कारण वो अपने शेप को रिटेन कर रहा है. जैसे ये पदार्थ कोई है, ये वस्तु है कोई, इसको मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, मैं दबा रही हूँ इसको, लेकिन इसका आकार एज इट इज है, ये अपने शेप को रिटेन करने का प्रयास कर रहा है और टू मेंटेन, ओके, या फिर मेंटेन रख रहा है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको. तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये रिजिड है, इसमें रिजिडिटी का गुण दिखाई दे रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? कंप्रेसिबिलिटी. द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. पदार्थों में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि कणों के बीच आपको स्पेस दिखता है. अगर वो स्पेस ज्यादा है तो वो स्पेस को अगर आप उसको प्रेशराइज, जैसे दो कण है वो आपसे इतनी दूरी पर है एक दूसरे से, तो आप इस पे भी इधर से प्रेशर लगाओगे, इस वाले कण पे भी इधर से प्रेशर लगाओगे, तो दोनों पास पास आ सकते हैं. लेकिन जो ऑलरेडी बहुत बहुत पास थे उनको आप कितना ही पास ले आओगे, समझ रहे हो? यानी कितना कंप्रेस कर पाओगे. तो जिनमें रिक्त स्थान बहुत अधिक है, जिनमें खाली जगह बहुत अधिक है कणों के मध्य, उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी अधिक होगी. यानी गैसें आपके हाईली कंप्रेसिबल है. क्यों? क्योंकि उनके कण बहुत दूर दूर है, तो उनको कंप्रेस करना आसान है. लेकिन ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी अगर नेग्लिजिबल है तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी बहुत पास पास है. ठीक है ना, तो उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. सो द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर. जो आप बाहर से बल आरोपित कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? उन पार्टिकल्स को पास ला रहा है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, और जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं. तो रिजिडिटी दृढ़ता और संपीडिता. फ्लूडिटी, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूडिटी. ठीक है ना, जो कणों की क्षमता होती है जिसके कारण वो बहते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लूडिटी कहा जाता है. ठीक है. लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, आप लिख सकते हो. पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं. द्रव तथा गैसें बहती हैं इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं. ठोस बिल्कुल नहीं बहते. गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं. गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है. Filling of a gas container. Gases have particles which vibrate randomly in all the directions. The gas can fill
द कंटेनर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है ना गैसों के कणों के मध्य, तो वो रैंडमली आपका मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करेंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इधर उधर टकराएंगे तो गैस के बर्तन को पूर्ण रूप से भर देंगे। शेप, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, whereas liquid and gases take the shape of the container. Okay. Kinetic energy, the energy possessed by particles due to their motion is called kinetic energy. Molecules of gases vibrate randomly as they have maximum kinetic energy. Density क्या है? It is defined as mass per unit volume. The solids have highest density. ठीक है, चलिए। Now अब क्वेश्चन है, गिव रीजंस, कारण बताने हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि उनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर है, रिक्त स्थान बहुत अधिक है। दूसरा, जो गैस के कण होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो रैंडम मोशन उनमें दिखाई देता है, कहीं कहीं मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो इस वजह से वो वेसल को कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। ओके। The molecules of gas have high kinetic energy due to which they keep moving in all direction and hence fill the vessel completely in which they are kept. Okay, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच का आकर्षण बल जो होता है वो नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह भर देती है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किया। चूंकि रिवीजन चल रहा है तो सभी चैप्टर्स के हम क्वेश्चन आंसर्स पर एक एक करके बात करेंगे। कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा आने वाले सेशन में, आप लोग पूछ लेना, और आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।